हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल योर केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बायोमोलिक्यूल्स जो हमारा चैप्टर है केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है उसके हम लोग 30 मिनट्स रिवीजन करने वाले हैं और ये लेक्चर प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं भारत पंचाल आप सबके सामने। इससे पहले सभी चैप्टर्स की 30 मिनट रिवीजन हो चुकी है। आई थिंक वो आप लोगों ने देख लिया, नहीं देखी है तो देख लेना। और ये 30 मिनट रिवीजन क्या करेगी, आपको चैप्टर की एक रैपिड रिवीजन करवा देगी कि यार इस चैप्टर में क्या क्या बातें हैं और मेन पॉइंट्स क्या हैं, ये सब हो जाएगा। बाकी इस चैप्टर का डिटेल वन शॉट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, बढ़िया वाले नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए हैं, एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कर दिए हैं। सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो कि जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। और आपकी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ डाउट्स है तो आप मुझसे पर्सनली भी जुड़ सकते हो, पर्सनली बात कर सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा भारत पंचाल 92 के नाम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बायोमोलिक्यूल्स किसे कहते हैं। तो बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ लाइफ। दे बिल्ड अप द लिविंग सिस्टम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। क्या करते हैं भैया बायोमोलिक्यूल्स? फॉर्म द बेसिस ऑफ लाइफ, है ना, लाइफ का बेस बनाते हैं, है ना, ये लिविंग सिस्टम को बनाते हैं और फिर हमारी ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए बायोमोलिक्यूल्स जरूरी होते हैं। बहुत सारे हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, लाइक प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, इसके अलावा वाइटामिन्स हो गए, है ना, एंजाइम्स हो गए, ये सब जो होते हैं बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। इनको वन बाय वन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट की। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बो मीन्स होता है कार्बन और हाइड्रेट मीन्स होता है वाटर, है ना, जिसमें कार्बन हो और हाइड्रेट हो। इनिशियली डेफिनेशन यही मानी जाती थी कि इसमें कार्बन होगा और हाइड्रेट होगा। कुछ इस तरह से आप लोग बना सकते हो, मतलब एक जनरल फॉर्मूला अगर मैं बोलूँ, जैसे पेड़ पौधे हैं, हम अपना जो खाना खाते हैं, जो हमें कार्बोहाइड्रेट का जो हमारा मेन सोर्स है वो पेड़ पौधे हैं। और पेड़ पौधे अपना खाना किस तरह से बना रहे होते हैं? X टाइम्स ऑफ CO2, Y टाइम्स ऑफ H2O, और उनको लाइट की जरूरत पड़ती है। ये क्या हो जाएगा? CXH2O Y, कार्बन X टाइम्स H2O Y टाइम्स, और यहाँ पर आपका X टाइम्स O2 बचा रह जाता है। बट ये फॉर्मूला हर जगह मैच नहीं करता है, तो बाद में इसकी थोड़ी प्रॉपर डेफिनेशन आई। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है भाई? दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और द सब्सटेंस विच गिव दिस ऑन हाइड्रोलिसिस। आगे बढ़ोगे तो डेफिनेशन और ज़्यादा क्लियर होगी। ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं मीन्स इनकी मिरर इमेज डिफरेंट बनती है, कायरल होते हैं, और पॉलीहाइड्रोक्सी बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं, या फिर जब आप इनको हाइड्रोलाइज कराओगे तो कुछ इस तरह का सब्सटेंस मिलने वाला है, ठीक है। और अगर आप क्लासीफाई करते हो तो कई तरीके से क्लासिफिकेशन हो सकती है। मैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या होते हैं? जिनको आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। ये सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, है ना। इसके बाद है ओलिगोसेक्राइड। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू। ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जब आप इनकी हाइड्रोलिसिस कराते हो तो ये आपको कुछ मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड देते हैं, 2 to 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड्स। एग्जाम्पल यहाँ पर ग्लूकोज फ्रुक्टोज नहीं आएगा, यहाँ पर आपके एग्जाम्पल आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका आ गया है सुक्रोज, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पर आ गया है माल्टोज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका आ गया है लैक्टोज। ये सब जो होते हैं ये आपके ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। और यहाँ पर मैं डिस्कस करूँ तो आपका एक बढ़िया वाला कार्बोहाइड्रेट देखिए। अब ओलिगोसैकेराइड में मैं यहाँ पर सुक्रोज की बात कर रहा हूँ, है ना। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। आप इसमें पानी डाल लोगे इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव तो भैया GF में ब्रेक हो जाएंगे। GF मतलब होता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, C6H12O6। अब देखिए फॉर्मूला दोनों का सेम है, कुछ तो डिफरेंस होता होगा, इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, इनकी प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस होता है। देखिए जो ग्लूकोज है ना ये आपका एक एल्डोज होता है। एल्डोज मीन्स होता है जिसके पास एल्डिहाइड एज फंक्शनल ग्रुप हो, और जो फ्रुक्टोज होता है ना ये आपका कीटोज होता है जिसपे कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप का रोल प्ले कर रहा हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड्स कौन से होते हैं? विच गिव अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड। पॉली वर्ड का मीन्स ही क्या होता है? मैनी। 100 से लेकर 3000 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेकेराइड दे सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे कि मैं स्टार्च ले लेता हूँ, स्टार्च का फॉर्मूला होता है C5 नहीं, C6H10O5 N टाइम्स, और यहाँ पर N की वैल्यू क्या होगी भाई? 100 से लेकर 3000 तक, और उसमें N टाइम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आप डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा C6H12O6, ये N टाइम्स, और यहाँ से N की वैल्यू कितनी होगी? 100 से लेकर 3000 तक होगी, है ना। ये हमारे पास स्टार्च होता है।
आगे बढ़ते हैं। जो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज आप कैसे, ग्लूकोज के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ा जाता है। ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, एक सिंपल मोनोसैकेराइड होता है ये। सबसे पहले आप इसको सुक्रोज से बना सकते हो, C12H22O11, इसमें पानी मिलाओगे बन जाएगा, ठीक है। स्टार्च से भी बना सकते हो, अभी बनाया ही था। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके पास एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, 4 सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं और एक प्राइमरी अल्कोहल होता है। और हम बहुत सारी रिएक्शंस करते हैं जो ये प्रूव कर रही होती है कि प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। इस तरह की बातें प्रूव करने के लिए हम लोग आगे देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर आ जाता है, बाकी मैं स्ट्रक्चर पे एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। जैसे कि आपको कोई बोलता है डी, जिसमें OH राइट हैंड साइड में हो, अब कोई बोलता है L, जिसमें OH लेफ्ट हैंड साइड में हो। मैं एक दो स्ट्रक्चर बना भी देता हूँ आपके लिए ग्लूकोज के। देखिए, जैसे कि आप मुझे बोलते हो कि सर डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना दो, ठीक है। तो डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जा सकता है भाई? पहली बात तो एल्डिहाइड ग्रुप है, ये इसकी फिशरमैन प्रोजेक्शन होती है और नीचे इसमें लगा होता है CH2OH, 1 2 3 4 5 6, इसमें होगा OH इन राइट हैंड साइड, OH OH, घुमा दो इसको, OH, फिर घुमा दो HOH, ठीक है। सिमिलरली आप लोग एल ग्लूकोज का भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। एल ग्लूकोज में क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पर आपका लग जाएगा CH2OH, एल में क्या होगा, OH इन लेफ्ट हैंड साइड, OH H, लास्ट के दोनों सेम, OH H, फिर घुमा दो HOH, फिर घुमा दो OH H। अब देखिए यहाँ से इसका नाम हो जाएगा, इसमें OH राइट हैंड साइड में है तो ये हमारे पास डी ग्लूकोज है, इसमें OH लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये लेबोरेटरी ग्लूकोज है। इसकी ओपन चेन फिशरमैन प्रोजेक्शन है। आप इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। साइक्लिक में क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है कि ये जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ लिंक कर जाएगा। कैसे बोल रहा हूँ मैं, देखिए आप इसको ऐसे बना सकते हो, जस्ट अ मिनट, हाँ। तो भाई इसका OH हट जाएगा और अपने ऑक्सीजन को इधर लिंक कर देगा, ठीक है, और इसका OH चला जाएगा इधर। अगर यहाँ पर OH राइट हैंड साइड में है कार्बन नंबर 1 पे, तो इसे बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, जैसे कि मैं इसमें हल्का सा चेंज ले आता हूँ, इसमें OH को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख देता हूँ, OH H। अगर OH को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया तो ये कहलाएगा बीटा डी ग्लूकोज। और देखिए ये फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पे OH की पोजीशन चेंज हो रही है। अगर फर्स्ट कार्बन पे OH की पोजीशन चेंज होती है ना, तो उसे हम लोग एनोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम लोग एनोमर्स बोल सकते हैं, ठीक है। आप इसका हैवोर्थ प्रोजेक्शन भी बना सकते हो। जैसे कि हमारे पास स्ट्रक्चर बन गए, आप चाहते हो कि मुझे तो इनकी ना हैवोर्थ प्रोजेक्शन बनानी है, तो फिशरमैन थी, हैवोर्थ बनानी है, तो हैवोर्थ कैसे बनाई जाएगी भाई? इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पायरोन से मिलता जुलता है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये ऐसे, ठीक है ना, कुछ इस तरह से, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इसमें 1 2 3 4 5 6। इसमें ना लेफ्ट अबव वाला कंसेप्ट याद रखिए, क्या, लेफ्ट अबव। बाकी 6 पोजीशन पे पहले CH2OH लगा लो, CH2OH आप लोगों ने लगा दिया, बाकी सब कुछ लेफ्ट अबव। लेफ्ट अबव कैसे, जैसे फर्स्ट पोजीशन पे HOH, फिर सेकंड पे आओ लेफ्ट अबव H, थर्ड पे आओ जो लेफ्ट में है वो अबव OH H, फोर्थ पे आओ लेफ्ट अबव HOH, फिफ्थ के लिए अबव वाला पोर्शन बचा ही नहीं है, तो फिफ्थ का जो H है वो इधर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब बिल्कुल डिट्टो कॉपी यहाँ कर दो भाई, है कि नहीं। अब देखिए क्या होगा, पहले तो 6 पे लगा दो, CH2OH लगा दिया आपने, अब इसके बाद करो, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 वाला तो आपने लगा दिया। अब बाकी भी करो, फर्स्ट कार्बन का लेफ्ट अबव OH, सेकंड कार्बन का लेफ्ट अबव HOH, थर्ड कार्बन का लेफ्ट अबव OH H, फोर्थ कार्बन का लेफ्ट अबव HOH, फिफ्थ कार्बन का लेफ्ट अबव, फिफ्थ कार्बन में लेफ्ट में H है, अबव नहीं जा सकते क्योंकि अबव में आपने ऑलरेडी CH2OH लगा दिया, तो यहाँ पे आप सिर्फ H लगा दोगे, क्लियर है। तो इस तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, बाकी और दिक्कत आएगी कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आपके पास रिड्यूसिंग शुगर आते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर आते हैं। रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, विच कैन रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट एंड फैलिंग सॉल्यूशन, मतलब उन पे रिडक्शन कराएंगे और खुद पे ऑक्सीडेशन करवा रहे होते हैं, तो जो आपका ग्लूकोज हो रहा होता है वो ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। ये किसको रिड्यूस कर सकते हैं, विच कैन रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट एंड फैलिंग सॉल्यूशन। और नॉन रिड्यूसिंग किसे कहते हैं, विच कांट रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट एंड फैलिंग सॉल्यूशन। जो हमारे पास सुक्रोज है, इसके अलावा सुक्रोज के अलावा जो हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो सब क्या होते हैं बेटा, वो सब आपके नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, क्लियर है।
और इनके पास क्या होता है कि कोई फ्री कीटोनिक एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता है, दैट्स वाई ये रिड्यूस नहीं कर सकते। इनका नाम नॉन रिड्यूसिंग हो गया और ये रिड्यूस कर सकते हैं, दैट्स वाई इनको रिड्यूसिंग बोल देते हैं। ग्लूकोज की बहुत सारी रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक रिएक्शन की एक सेंस बनती है कि यार ये रिएक्शन हमें क्या बताना चाह रही है। जैसे कि आप लोगों ने ग्लूकोज की रिएक्शन करवा दी है विद एसिटिक एनहाइड्रेट, ठीक है, तो जब आप एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ कराओगे ना तो ये सारी चीज़ें बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका, ये लग गया OC डबल बॉन्ड OCH3 ग्लूकोज पेंटासिटेट। ये रिएक्शन हमें क्या कंफर्म करती है, कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप, कि यहाँ पर 5 OH ग्रुप लगे हुए हैं। फिर आप लोगों ने अगली रिएक्शन में क्या किया, इसकी रिएक्शन कर दी है विद ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक ठाक सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। ये हमारे पास बन चुका है ग्लूकोनिक एसिड। अगर आपने HNO3 लिया, HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा और CHO को भी कार्बोक्सिलिक एसिड में, सैकरिक एसिड। आपने इसकी HI के साथ रिएक्शन कराई। HI एक फेमस रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिसका यूज किया जाता है फॉर रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि सारे ऑक्सीजन को हटा दो और उनकी जगह पे हाइड्रोजन लगा दो, तो जो आपका ग्लूकोज है ये सिंपली आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनहेक्सेन में। आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कराई विद NH2OH। मैं इसको थोड़ा सा साइड रख के जूम इन कर लेता हूँ सो दैट कि तुम्हें दिखाई दे जाए, वैसे तो दिखाई दे भी रहा होगा, ठीक है ना। ये इस तरह से है। अगर आप यहाँ पर CHO की बात करते हो तो CHO कुछ इस तरह से लगा हुआ है। आप यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स की रिएक्शन है, तो यहाँ से ना H2 और O बाहर निकल जाता है, ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड NOH। इसे बोलते हैं ग्लूकोज ऑक्साइम बोल देते हैं इसको। और ये क्या कंफर्म करता है कि इधर एक कार्बोनिल ग्रुप है। फिर आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ, विद HCN। जब आप लोग इसकी रिएक्शन HCN के साथ कराओगे तो HCN के साथ भी फंडा सेम ही रहेगा। जैसे CHO है ना, CHO का आप लोग क्या लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर H पॉजिटिव रहेगा, CN नेगेटिव रहेगा, कार्बन अप्रोच करेगा, कार्बन को H अप्रोच करेगा, इसको इसे बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। ये भी हमें क्या कंफर्म करता है कि यहाँ पर एक कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है। आगे नेक्स्ट आता है म्यूटा रोटेशन किसे कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन समझते हैं। व्हेन ग्लूकोज इज डिजोल्व्ड इन वाटर देन इट्स स्पेसिफिक रोटेशन चेंजेस इनटू एन इक्विलिब्रियम वैल्यू। दिस स्पॉन्टेनियस चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस टू एन इक्विलिब्रियम वैल्यू इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। कि एक सब्सटेंस है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है, आप उसे पानी में डालोगे और उसकी स्पेसिफिक रोटेशन जो है चेंज हो जाएगी टू एन इक्विलिब्रियम वैल्यू। देखिए अल्फा डी ग्लूकोज को, ये बीटा डी ग्लूकोज है, इनकी स्पेसिफिक रोटेशन अलग अलग है ना। स्पेसिफिक रोटेशन इसकी कितनी है 110 डिग्री, इसकी कितनी है 19.2 डिग्री। पानी में डाला तो इनकी जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो इक्विलिब्रियम वैल्यू पे पहुंच जाती है जो कि 52.5 डिग्री। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन। द टू एनोमर्स, अल्फा एनोमर समझते हैं ना, जिसमें फर्स्ट कार्बन पे डिफरेंस होता है। द टू एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, इन सोल्यूशन चेंजेस देयर स्पेसिफिक रोटेशन टू एन इक्विलिब्रियम वैल्यू, ठीक है। वो अपनी स्पेसिफिक रोटेशन को एक इक्विलिब्रियम वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम वैल्यू तक लेके आ जाते हैं, इसी को हम लोग म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट होते हैं शुगर एंड नॉन शुगर। शुगर क्या होते हैं, जिनमें सारी प्रॉपर्टी शुगर वाली होती हैं। शुगर वाली प्रॉपर्टी से मेरा मतलब है कि जो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। नॉन शुगर क्या होते हैं, जो स्वीट इन टेस्ट नहीं होते, इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं, अमरफेस सॉलिड होते हैं, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड हैव स्वीट टेस्ट, सोल्यूबल इन वाटर, आर नोन एज शुगर। पॉलीसैकेराइड विच आर इनसोल्यूबल इन वाटर एंड नॉट स्वीट इन टेस्ट आर नोन एज नॉन शुगर। डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि इनका हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या होगा। 1 मिनट लगा के भले ही पॉज कर लेना, इसको एक बार देख लेना, नोट से पढ़ लेना। मुझे लगता है 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज किससे मिलकर बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, और इसमें लिंकिंग कहाँ से होती है, कार्बन 1 ऑफ ग्लूकोज, कार्बन 2 ऑफ फ्रुक्टोज, और ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। इसके बाद माल्टोज पे आ जाओ, माल्टोज अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है, कार्बन 1 ऑफ ग्लूकोज, कार्बन 4 ऑफ अदर ग्लूकोज, ये रिड्यूसिंग होता है। लैक्टोज ये बनता है बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है, कार्बन 1 ऑफ गैलेक्टोज, कार्बन 4 ऑफ ग्लूकोज। लिंकिंग दिखा भी दूंगा बट ये याद रख लोगे ज़्यादा सही रहेगा। ये रिड्यूसिंग नेचर का होता है। सेल्यूलोज बीटा डी ग्लूकोज से बनता है, ग्लाइकोजन अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है। ये लिंकिंग इनकी लगभग सेम सी है ना। कार्बन ये वाली जो माल्टोज की लिंकिंग है ना, कार्बन 1 ऑफ ग्लूकोज, कार्बन 4 ऑफ ग्लूकोज, वो, और ये सारे नॉन रिड्यूसिंग ही होते हैं। इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज का मतलब क्या होता है कि जो सुक्रोज की स्पेसिफिक रोटेशन होती है, जो नेचर होती है, वो चेंज हो जाती है। क्या लिखा गया है, सुक्रोज ऑन डेक्स्ट्रोरोटेटरी बट ऑन हाइड्रोलिसिस either with dilute acid or with enzyme invertase the solution is changed into लेवोरोटेटरी सॉल्यूशन। जो सुक्रोज का सॉल्यूशन होता है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर का होता है, बट जब हम उसको पानी में डालते हैं तो उसके अंदर लेवोरोटेटरी वाले नेचर आ जाते हैं।
As dextrorotatory sucrose is changed to levorotatory solution after hydrolysis, this type of sucrose is called invert sugar. ये है क्या है भाई आपके पास, ये आपके पास डी सुक्रोज है ना। इसका जो एंगल होता है, स्पेसिफिक रोटेशन होती है प्लस 66.5 डिग्री। पानी में डालोगे तो ये ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पर ये देखो बहुत ज़्यादा लेवोरोटेटरी नेचर का मिक्सचर मिल रहा है। सिंस द लेवोरोटेशन ऑफ फ्रुक्टोज इज मोर देन डेक्स्ट्रोरोटेशन ऑफ ग्लूकोज, द मिक्सचर इज लेवोरोटेटरी, है ना। डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस लेवोरोटेटरी सॉल्यूशन दे रहा है, यही इन्वर्स हो गया है, इसे ही हम लोग इन्वर्स शुगर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है स्टार्च। स्टार्च इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज यूनिट एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, अमाइलोज एंड अमाइलोपेस्टिन। अब अमाइलोज क्या होता है, इट कंस्टिट्यूट अबाउट कितना भाई 15 to 20% ऑफ स्टार्च, और अमाइलोपेस्टिन या अमाइलोपेस्टिन कितना रखता है भैया 80 to 85%। जो अमाइलोज होता है इट इज सोल्यूबल इन वाटर, जो अमाइलोपेस्टिन होता है इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर। लिंकिंग बता चुका था मैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट जो कि 2 मोनोसैकेराइड्स में टूट जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा वर्ड आप लोगों को और सुनने को मिलेगा, वो क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। समझ लीजिए, द 2 मोनोसैकेराइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय ऑक्साइड लिंकेज। देखिए ये हमारे पास 2 मोनोसैकेराइड्स हैं, अब इनके बीच में जुड़ने वाली जगह ऑक्सीजन से जुड़ी है, ऑक्साइड लिंकेज है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। और जब भी देखिए 2 मोनोसैकेराइड जुड़ते हैं ना, तो उनके बीच से वाटर के मॉलिक्यूल का लॉस होता है, पानी का मॉलिक्यूल टूट के बाहर निकल जाता है, तब उनके बीच में सिर्फ ऑक्सीजन बचता है, और उस ऑक्सीजन की लिंकिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये थे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स। अब बात कर लेते हैं ब्रदर्स प्रोटीन्स की, अमीनो एसिड्स की। प्रोटीन्स देखिए जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट इज जस्ट लाइक अ फ्यूल, है ना। हमारे जैसे एक गाड़ी को, एक बाइक को चलाने के लिए हमें फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, पेट्रोल डीजल की। सिमिलरली हमारी बॉडी को भी फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, और वो फ्यूल मिलता है कार्बोहाइड्रेट से। आगे बढ़ के बात करें तो जैसे हमारी बॉडी का जो बिल्डिंग मटेरियल है, आपने जिम में सुना होगा, जो जिम गोइंग होते हैं उन्हें बोला जाता है यार इसने तो प्रोटीन के डब्बे खा रखे हैं। तो प्रोटीन मीन्स क्या होता है, बॉडी का बिल्डिंग मटेरियल होता है ना। तो और प्रोटीन एक तरह का पॉलीमर भी होता है, जिसका जो मोनोमर होता है वो होता है अल्फा अमीनो एसिड। मतलब प्रोटीन एक बड़ी यूनिट है, उसकी जो छोटी यूनिट होती है वो होती है अल्फा अमीनो एसिड। अब यहाँ पर जैसे कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4। एक तरफ अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप, एसिड यानी COOH ग्रुप, एक तरफ R होगा, एक तरफ H होगा। R मीन्स कोई भी एक ग्रुप हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, हमारे पास लगभग 20 अमीनो एसिड हैं, वो सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं, सिर्फ एक भाई साहब एक्सेप्शन है उधर, ग्लाइसिन, ठीक है ना। अब ग्लाइसिन ऑप्टिकली एक्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि इसके देखिए ये जो कार्बन है इसका ये बॉन्ड COOH के साथ, ये बॉन्ड NH2 के साथ, इधर H, 2 बॉन्ड तो इसके सेम ग्रुप से पूरे हो रहे हैं ना। और अगर सेम ग्रुप से पूरे हो रहे होते हैं तो वो अकायरल हो जाते हैं, और अकायरल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। अब डिपेंड कि आप किस बेस पे आप इसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हो। तो यहाँ पर सबसे पहले न्यूट्रल अमीनो एसिड बोल देते हैं, फिर एसिडिक होते हैं, फिर बेसिक होते हैं। न्यूट्रल किसे कहते हैं, जहाँ पर एसिडिक और बेसिक ग्रुप बराबर हो, मतलब एक NH2 ग्रुप हो, एक COOH ग्रुप हो, जैसे ग्लाइसिन, इसके अलावा एलानिन। एसिडिक क्या होता है, जिसके पास एसिडिक ग्रुप ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पर देखो COOH है, एक और COOH है, और इधर NH2 है, इसका नाम होता है एस्पार्टिक एसिड। बेसिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं, जिसके पास NH2 ग्रुप ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर NH2 है, इधर NH2 है, इसे बोलते हैं लाइसिन। इसके बाद क्लासिफिकेशन की जाती है असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। असेंशियल कौन से होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, है ना, जिनको हमारी बॉडी खुद से नहीं बना सकती, तो वो हमें बाहर से रिक्वायरमेंट होती है उनकी, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, असेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा असेंशियल का, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, हिस्टिडीन। उसके बाद नॉन एसेंशियल, जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, जिनको हमारी बॉडी खुद से बना सकती है ना, दोज अमीनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी एंड नीड नॉट टू बी सप्लाइड थ्रू डाइट आर नोन एज नॉन एसेंशियल। एलानिन, ग्लाइसिन, ये सब एस्पार्टेट है ना, ये सब हमारे पास क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल होते हैं। इसके बाद अल्फा अमीनो एसिड की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर कभी NH2 ग्रुप लेफ्ट में लगा है तो इसे आप लोग बोलोगे L अमीनो एसिड, और अगर आपका NH2 ग्रुप राइट में लगा हुआ है तो इसे आप बोलोगे बेटा D अमीनो एसिड, ठीक है। जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें एक और टर्म बहुत फेमस हो जाती है, वो है ज्यूट्राइन। और ज्यूट्राइन क्या होता है कि जैसे इसके पास एक एसिडिक ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप का प्रोटॉन माइग्रेट होकर चला जाता है बेसिक ग्रुप के पास, तब यहाँ पर ड्यूल आयन प्रोड्यूस हो जाता है, और इस ड्यूल आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्यूट्राइन। व्हेन अ प्रोटॉन इज माइग्रेटेड फ्रॉम कार्बोक्सिल ग्रुप टू अमीनो
ग्रुप, अ ड्यूअल आयन इज फॉर्म एंड दिस ड्यूअल आयन इज कॉल्ड ड्यूट्रायन। ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ड्यूट्रायन विच इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैन ओनली एग्जिस्ट एट अ स्पेसिफिक पीएच, दैट पीएच इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट विच इज डिफरेंट फॉर ऑल अमीनो एसिड। देखिए जो ड्यूट्रायन बनाया है न्यूट्रल नेचर का है और ये न्यूट्रल रहेगा एक खास पीएच पे, है ना। अगर आपने पीएच बढ़ा दिया घटा दिया तो फर्क पड़ जाएगा, ये एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। अगर आपको न्यूट्रल रखना है तो किसी खास पीएच पे रह सकता है। जिस पीएच पर ये न्यूट्रल रहेगा उस पीएच को हम लोग बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर पीआई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पीआई फॉर ल्यूसिन इज 6.0, पीआई फॉर एर्जिनिन इज 10.8। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, एक जगह पर पीएच 4 है, एक जगह पर पीएच 10 है, तो ये जो 4 है ये एसिडिक रेंज का है कि बेसिक रेंज का है, और जो पीएच 10 है वो एसिडिक रेंज का है कि बेसिक रेंज का है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेट्स सी बच्चों की कितनी कॉमन सेंस है। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए जैसे ये ड्यूट्रायन है, ड्यूट्रायन को आपने बेस में डाला तो बेस किससे जोड़ियाँ बनाएगा, मतलब बेस क्या करेगा? देखिए यहाँ पर इसको H पॉजिटिव ले जाएगा और, है ना, H पॉजिटिव ले जाएगा और ये किस तरह से रिएक्ट करेगा भाई, किस तरह से एग्जिस्ट करेगा? एक अनायन की तरह। और अगर आपने इसको कटायन में डाल दिया तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एक कटायन की तरह। ठीक है ना। एसिडिक रेंज में एसिड बन जाएगा, बेसिक रेंज में बेस बन जाएगा, इस तरह से। ये सिंपल समझो, अगर आप इसको एक बेस में डालते हो तो एक अनायन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और अगर आप इसे एक एसिड में डालते हो तो ये कटायन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्यों? देखिए जो H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जुड़ेगा तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रहा, और जो OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव यहाँ से H पॉजिटिव को निकाल लेगा, है ना, ये न्यूट्रल बन जाएगा और ये पोर्शन नेगेटिव, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं पेप्टाइड। पेप्टाइड किसे कहते हैं? जब हमारे अल्फा अमीनो एसिड जुड़ते हैं ना तो हमारे पास पेप्टाइड बनते हैं, और जहाँ से वो जुड़ रहे होते हैं CONH लिंकेज पाई जाती है वहाँ पर, उसे हम लोग पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। देखिए पेप्टाइड्स आर कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर अल्फा अमीनो एसिड। जैसे कि एक अल्फा अमीनो एसिड है ना, देख पा रहे हो, ये CHR, COOH, NH2, इधर भी ऐसे ही। तो यहाँ से ना OH और H का लॉस हो जाएगा, पानी का लॉस हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर CONH लिंकेज है। इस CONH लिंकेज को हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। अगर कहीं पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा अमीनो एसिड है तो डाईपेप्टाइड, 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा अमीनो एसिड है ट्राईपेप्टाइड, है ना। डाईपेप्टाइड है जिसमें 2 अल्फा अमीनो एसिड है, एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा। 3 अल्फा अमीनो एसिड है, 2 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। 10 अल्फा अमीनो एसिड है तो जो पेप्टाइड बनेगा उसमें 9 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर होते हैं, इनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा थोड़ा सा डिटेल में प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर देख लेना। बाकी बता देता हूँ, प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे बेसिक होता है, ठीक है, जैसे अल्फाबेट होता है ना, ABCD, इस तरह से। सेकेंडरी स्ट्रक्चर थोड़ी सी इसकी बड़ी फॉर्म हो जाती है ना, जैसे बैट, कैट, है ना, वर्ड बनने लग जाते हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर थोड़ा सा और हायर फॉर्म, जैसे सेंटेंस बना देते हैं, है ना। और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर पूरे का पूरा एक पैसेज, पैराग्राफ हो जाता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है? इट सिंपली रिवील्स द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 फॉर्म निकल के आती हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड। इसमें सिंपली ऐसे जुड़े होते हैं, इसमें अल्फा हेलिक्स बीटा प्लीटेड होते हैं। इसमें टर्सरी में क्या होते हैं? ये सारे के सारे जुड़ जाते हैं बढ़िया से, इस तरह से टर्सरी में। और क्वार्टरनरी तो सबसे ज़्यादा एडवांस होता है, 3D स्ट्रक्चर बनाता है ये। तो आगे बढ़ते हैं। सिंपल प्रोटीन्स किसे कहते हैं? सिंपल प्रोटीन्स कौन से होते हैं? जो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगर आप उनको हाइड्रोलाइज कराओगे तो वो हमें सिर्फ क्या देंगे? अल्फा अमीनो एसिड देंगे ऑन हाइड्रोलाइसिस। कंजुगेटेड प्रोटीन्स कौन से होते हैं? जिसमें अल्फा अमीनो एसिड्स, जब आप उनको हाइड्रोलाइज कराओगे तो आपको अल्फा अमीनो एसिड तो मिलेगा ही, एक नॉन प्रोटीन पोर्शन भी मिलेगा, और इस नॉन प्रोटीन पोर्शन को हम लोग बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास एक प्रोटीन है मेटेलोप्रोटीन, इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है मेटलाइन। हेमोप्रोटीन, इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है हेमोग्रुप, है ना। इसके बाद है लिपोप्रोटीन्स, इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है लिपिड। डिराइव्ड प्रोटीन्स नाम से ही क्लियर है, जिसको डिराइव किया गया है जब आप सिंपल या फिर कंजुगेटेड प्रोटीन को पार्शियली हाइड्रोलाइज कराते हो तो आपके पास क्या बनते हैं? डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड प्रोटीन्स कैसे कहते हैं? दीज आर ऑब्टेन्ड बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल और कंजुगेटेड प्रोटीन। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा टॉपिक मिस हो रहा है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप प्रोटीन की नेचुरल फॉर्म को खत्म कर देते हो। प्रोटीन की नेचुरल फॉर्म कब खत्म होती है? आप एक प्रोटीन को लो, उसका पीएच चेंज कर दो, उसका टेम्परेचर चेंज कर दो, इस तरह से पंगे लिए जाते हैं तो उसकी क्या हो जाता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, केमिकल कंपोजिशन सेम रहती है। या फिर कह लीजिए सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर उसका फिर भी बना रहता है। जैसे कि बॉइलिंग ऑफ एग्स, अगर आप अंडे को उबालते हो तो अंडे के जो अंदर का केमिकल है वो तो सेम रहता है, बट उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। अंडा जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, बट जब आप इसको उबालोगे तो वो सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा। ये होती है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है? जब नेचुरल फॉर्म ना रहे। ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं, क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप। फाइब्रस प्रोटीन जिनका लीनियर फाइबर की तरह का स्ट्रक्चर होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन जिनका स्फेरोइडल टाइप स्ट्रक्चर होता है। लिखा गया है दे हैव लॉन्ग फाइबर और शीट इन शेप, और ये क्या होते हैं, स्फेरिकल इन शेप। जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं इनसोल्यूबल होते हैं इन वाटर, और ये क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं इन वाटर। मेन बात है एग्जांपल्स की, फाइबर्स के एग्जांपल क्या होंगे, किरेटिन, फाइब्रोन, इस तरह से। और ग्लोबुलर के एग्जांपल क्या हो जाएंगे भैया, बहुत सारे हो सकते हैं, आप लोग कह सकते हो हेमोग्लोबिन इन ब्लड, एग एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबुलिन, इस तरह से याद रखना, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड, विटामिन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? पहली बात ये है कि न्यूक्लिक एसिड हमें किसी खाने से नहीं मिलते हैं। जैसे प्रोटीन्स के लिए हमारे पास डाइट में रहता है ना कि हाँ भाई ये एसेंशियल अमीनो एसिड है, हमें यहाँ से मिलेंगे, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स भी हमें खाने से मिल जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड हमारी बॉडी खुद से बना रही होती है ना। दीज आर दी पॉलीमर्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय न्यूक्लियोटाइड। इनका मोनोमर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। एक न्यूक्लियोटाइड में आपको 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहला पेंटोज शुगर, एक नाइट्रोजनियस बेस और एक फॉस्फेट ग्रुप। पेंटोज शुगर 2 तरह की पाई जा सकती है, ये वो डीऑक्सीराइबोज हो सकती है, वो राइबोज हो सकती है। डीऑक्सीराइबोज आप लोगों को देखने को मिलेगी डीएनए के अंदर, है ना, और राइबोज आप लोगों को देखने को मिलेगी आरएनए के अंदर। बहुत ज़्यादा जो फेमस क्वेश्चन बनता है वो डीऑक्सीराइबोज, डीएनए और आरएनए का डिफरेंस देखने को मिलता है। सबसे पहली बात तो डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का क्या होता है कि एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह से 2 शक्तिमान से चल रहे होते हैं, है ना, और इसका जो होता है सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके अंदर जो बेस पाया जाता है, सबसे जरूरी जो शुगर पाई जाती है वो डीऑक्सीराइबोज पाई जाती है डीएनए के अंदर, और इसके अंदर कौन सी शुगर पाई जाती है, राइबोज, है ना। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि इनके अंदर जो नाइट्रोजनियस बेस होता है वो इसके अंदर होता है एजीसीटी। एजीसीटी डीएनए के अंदर, एजीसीटी का मतलब क्या है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमाइन। और इसके अंदर आपको आरएनए के अंदर देखने को मिलता है एजीसीयू, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, है ना। बड़ा फेमस क्वेश्चन बन जाता है कि यार डीएनए के पास ऐसा कौन सा बेस है जो आरएनए के पास नहीं है, या आरएनए के पास ऐसा कौन सा है जो डीएनए के पास नहीं है। तो डीएनए के पास क्या है, एक्स्ट्रा थाइमाइन है, इसके पास क्या है, ऐसा एक्स्ट्रा यूरासिल है। डीएनए कहाँ पर मिलता है, डीएनए मिलता है जो सेल होती है ना, सेल के न्यूक्लियस में। आरएनए कहाँ मिलता है, न्यूक्लियस के साइड में ना, इधर साइटोप्लाज्म होता है, वहां पर आपको मिलता है। डीएनए के अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब वो रेप्लिकेट करता रहता है, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, इस तरह से चलते चला जाता है। आरएनए रेप्लिकेट नहीं कर सकते। अब क्योंकि डीएनए रेप्लिकेट कर सकते हैं क्यों, तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं। आरएनए में कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो इनके लिमिटेड नंबर होते हैं। डीएनए का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है ये हेरिडिटी फैक्ट को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करता है। हमारी जो शक्लो सूरत है, हमारे जो बोलने का स्टाइल है, चलने का स्टाइल है, बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स से मिलता जुलता है। अब ये काम कौन कर रहा है, ये डीएनए करता है। आरएनए का काम होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, प्रोटीन का निर्माण करना। हाँ, इसका मैसेज डीएनए ही पास करता है। ठीक है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हो, इसमें ए और टी का बॉन्ड होता है, और ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। आगे बढ़ो, आरएनए हमारे पास 3 तरह के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है विटामिन। विटामिन ऐसा होता है भाई साहब, ये हमें रेगुलर जरूरत पड़ती है इनकी, है ना। इनको हमारी बॉडी खुद से नहीं बना सकती है। हाँ, ये हो सकता है कि बॉडी स्टोर कर सकती है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्टोर नहीं होते। इनकी डेफिशिएंसी से डिसीज हो जाती है, इवन इनकी एक्सेस से भी डिसीज हो जाती हैं। विटामिन किसे कहते हैं, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स विच आर रिक्वायर्ड इन द डाइट इन स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एक्शंस एंड फंक्शन टू मेंटेन नॉर्मल हेल्थ, ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन आर कॉल्ड विटामिन्स। विटामिन 2 तरह के होते हैं, फैट सोल्यूबल जो फैट में घुलेंगे, पानी में नहीं घुलेंगे। दूसरे होते हैं वाटर सोल्यूबल जो वाटर में घुलेंगे, फैट में नहीं घुलेंगे। वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं, विटामिन बी एंड सी। फैट सोल्यूबल कौन से होते हैं, ए, डी, ई, के। अब क्योंकि ये फैट सोल्यूबल है तो हमारे फैट के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं। वाटर सोल्यूबल ऐसा होता है कि पानी के साथ घुल के यूरिन के थ्रू कॉन्टिन्यूसली बाहर निकलते रहते हैं। अच्छा, एक विटामिन होता है विटामिन के विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। अच्छा, बी की बहुत सारे फैमिली होती है ना, उनमें से विटामिन B12 जो होता है ना, वो वाटर सोल्यूबल नहीं होता है। भैया ये एनसीईआरटी की टेबल है, आपको बहुत अच्छे से देख लेना, क्योंकि डेफिशिएंसी डिसीज पूछे जा सकते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, जैरोथैल्मिया। विटामिन बी की कमी से बेरी। विटामिन B2 की कमी से क्या हो जाता है भैया, बर्निंग से सेंसेशन ऑफ द स्किन। विटामिन B6 की वजह से कन्वल्शंस। विटामिन B12 की वजह से पर्निशियस एनीमिया, आरबीसी डेफिशिएंट इन हेमोग्लोबिन।
विटामिन सी बड़ा फेमस होता है स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, है ना, बोन से रिलेटेड जो बीमारियां हो जाती हैं। विटामिन ई देखिए ई जो है हमारी मस्कुलर ग्रोथ के लिए, स्मार्टनेस के लिए भी जरूरी रहता है। इंक्रीज फ्रेगिलिटी ऑफ आरबीसीज एंड मस्कुलर वीकनेस, है ना। विटामिन के की डेफिशिएंसी क्या कर सकती है, ब्लड क्लोटिंग, इंक्रीज ब्लड क्लोटिंग टाइम। आगे बढ़ते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स को हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट क्या होते हैं, जैसे हमारी बाहर जो रिएक्शंस होती हैं उनको स्पीड अप करने के लिए कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है, ऐसे हमारी बॉडी की रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारे रिएक्शंस के लिए बहुत सारे एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक है ना। और एंजाइम्स के जनरली जो नाम होते हैं वो अपने रिएक्टेंट के ऊपर ही रख दिए जाते हैं या फिर उस क्लास पे जिस पे वो काम कर रहे होते हैं। दे आर जनरली नेम्ड आफ्टर द कंपाउंड और क्लास ऑफ कंपाउंड अपॉन विच दे वर्क। जैसे कि माल्टोज पे काम कर रहा है तो उसके एंजाइम का नाम हो जाएगा माल्टेज। इनका जो मैकेनिज्म होता है वो लॉक एंड की वाला होता है। जैसे एक लॉक के लिए की होती है ना, दूसरे लॉक के लिए दूसरी की होगी, तीसरे लॉक के लिए, इस तरह से एंजाइम्स भी होते हैं। और जैसे एक की आती है, लॉक को अनलॉक करती है और काम खत्म, लॉक पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, की पे भी। ऐसे ही एंजाइम्स के साथ होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता होता, ठीक है ना। आगे है इनकी, अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम्स, क्या कुछ कर सकता है एंजाइम, वो रिएक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं 10⁶ to 10⁷ टाइम्स। हाईली स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक मीन्स होता है खास रिएक्शन के लिए खास एंजाइम की जरूरत होती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर, आपने देखा होगा कि जब बहुत ठंड होती है, जब बहुत गर्मी होती है ना, इंसान बीमार पड़ जाता है। एक्चुअल में हम बीमार नहीं होते, हमारे एंजाइम्स बीमार हो जाते हैं। और एंजाइम बीमार क्यों जाते हैं, क्योंकि एंजाइम्स को काम करने के लिए एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर चाहिए होता है, वो होता है 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। पीएच भी अप्रोप्रिएट चाहिए होता है 7.5 to 8.3, नहीं 7 होता है, ठीक है। कंसंट्रेशन, डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर मोर इफेक्टिव। अमाउंट ऑफ एंजाइम, बहुत कम अमाउंट से भी काम चल जाएगा। एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं, जैसे होते हैं ना, आप लोग तरक्की कर रहे हो तो रिश्तेदार होते हैं रोकने के लिए, या और भी बहुत सारे, तो ऐसे एंजाइम्स की ग्रोथ को रोकने के लिए, एंजाइम्स की स्पीड को स्लो करने के लिए भी एंजाइम्स इनहिबिटर्स होते हैं। द कंपाउंड विच इनहिबिट द ग्रोथ द एंजाइम एक्शन आर कॉल्ड, उन्हें क्या बोलेंगे हम, एंजाइम इनहिबिटर्स बोलेंगे। नेक्स्ट है हार्मोन्स। दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड। मैं भाई अगर मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ तो क्षमा कर देना, समझ जाना, ठीक है ना। डक्टलेस ग्लैंड्स के अंदर बनते हैं और ये काम किसका करते हैं, केमिकल मैसेंजर्स का काम करते हैं। और यहाँ पर 3 टाइप में आप डिवाइड कर सकते हो, स्टीरॉइड्स के अंदर, प्रोटीन्स के अंदर, अमाइंस के अंदर। अब ये है कि कौन हार्मोन कहाँ बन रहा है। जैसे कि हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड है, डक्टलेस ग्लैंड है, टेस्टिस, टेस्टिस से कौन से हार्मोन बनते हैं, टेस्टोस्टेरोन। ओवरी में एस्ट्रोजन, एड्रिनल में एड्रेनालिन, थायराइड ग्लैंड्स के अंदर थायरोक्सिन, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एफएसएच, पैनक्रीज के अंदर इंसुलिन नाम के हार्मोन हमारे बनते हैं। और हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ठीक है। ये है, पढ़ लेना, थ्योरी है, थ्योरी को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसका कुछ भी शॉर्टकट है नहीं। दैट्स ऑल इन दिस क्लास। और बस क्या पूछो, एक छोटा सा क्वेश्चन हम हर बार पूछते हैं, आप लोग मुझे बताना विटामिन सी की डेफिशिएंसी से और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी हो जाती है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, और कुछ भी डाउट आप लोग कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बहुत जल्द मिलते हैं, ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर, जय हिंद।